हेलो एवरीवन। तो स्वागत है गुरुकुल विजडम क्लासेस के इस न्यू लेक्चर में। जैसा कि हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के नियम। हम लोगों ने जाना था कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं और उस दोनों नियम को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले क्लास में कवर किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का जो चैप्टर है उसके अगले पार्ट में आएंगे और वो उसका अगला पार्ट जो है वो प्रतिबिंब। तो आज हम लोग प्रतिबिंब को बनाना और कैसे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो प्रतिबिंब कहने का मतलब जब आप आईना लेकर के सामने खड़ा होते हैं या जब आप आईने में अपने शक्ल को देखते हैं तो शक्ल में आईने में जो आपका शक्ल दिखाई देता है वही तो प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब होता क्या है, अगर समझने की दृष्टि से देखा जाए तो वही प्रतिबिंब है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए कि इसे कैसे परिभाषित करेंगे तो आइए हम लोग प्रतिबिंब की परिभाषा लिखते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो लिख देते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन और इसमें हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब तो प्रतिबिंब को सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो हमने परिभाषा लिख दिया है कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें क्या हो जाए, पता चल जाए। तो नीचे यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा है
ये हमारा है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये हमारा है उत्तल दर्पण। इस दर्पण के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी हम इतना ध्यान रखते हैं कि ये जो है अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे, तो ये पीछे से हमने ऐसे ऐसे जो किया है इसको कहते हैं रजतित करना, यानी रंगना। इसको क्या कर दिया, रंग दिए पीछे से, ताकि ये परावर्तक सतह जो धंसा हुआ पार्ट है, जो ऐसे धंसा हुआ पार्ट है, ये क्या हो जाए, परावर्तक सतह बन जाए। और इसमें जो उभरा हुआ पार्ट है, ऐसे इधर से उभरा हुआ पार्ट है, ये परावर्तक सतह बन जाए। तो जिसका धंसा हुआ पार्ट परावर्तक सतह होता है, जिसका धंसा हुआ पार्ट परावर्तक सतह होता है वो अवतल दर्पण, और जिसका उभरा हुआ पार्ट परावर्तक सतह होता है वो उत्तल दर्पण। अब ये हमारा हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया फोकस, और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो देखिए हम अब प्रतिबिंब को समझते हैं। तो प्रतिबिंब को कैसे समझेंगे, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है परावर्तन या अपवर्तन के बाद, तो प्रतिबिंब दोनों ही केस में बनता है, या परावर्तन हो तब भी प्रतिबिंब बनता है और अपवर्तन हो तब भी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये जो दर्पण वाला पिक्चर हमने अभी बनाया है, इसमें हम परावर्तन से रिलेटेड पढ़ेंगे। अपवर्तन के चैप्टर में जब आएंगे तो वहाँ अपवर्तन से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको देखेंगे। अभी चूंकि हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, इसीलिए परावर्तन से रिलेटेड हम पिक्चर देख रहे हैं। तो हमने क्या किया कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है और पड़ रही है, तो ये एक जगह पर मिलती हुई एक जगह पर मिल रही है ऐसे। देखिए ये प्रकाश की किरण ऐसे आया आया आया, और दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो गया, फोकस पे आ गया। यहाँ पे भी प्रकाश की किरण ऐसे आया और दर्पण से क्या हुआ, परावर्तन के बाद फोकस पे आके मिल गया, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में मिल रहा है, ये किरण और ये किरण, दोनों किरण क्या हो रही है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। यहाँ पे कहाँ पे मिल रहे हैं, फोकस पे। तो यहाँ पे हम परिभाषा में लिखे है ना कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण, मान लेते हैं कि प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, तो अनंत से आ रही है। इधर देखिए यहाँ से अनंत से क्या हो रही है, अनंत, अनंत से क्या हो रही है कि प्रकाश की किरण आ रही है। अब प्रकाश की किरण आ रही है तो परावर्तन यहाँ हुआ ना दर्पण से, दर्पण से क्या हुआ, परावर्तन, यहाँ गई टकराए, टकरा करके वापस लौट गई। तो टकरा करके वापस जो लौट रही है इसी को तो परावर्तन कहते हैं। यहाँ गई ऐसे टकराई वापस लौट गई, तो टकरा के वापस लौटने को ही तो परावर्तन कहते हैं। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही, यानी अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है, अब परावर्तन हुआ, और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए यहाँ पे इस बिंदु पर मिलती है ना, एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रही है, आया और मिल गया, ये दोनों, ये और ये आया, यहाँ पे क्या हो गया, मिल गया। लेकिन या तो एक्चुअली में मिल जाएगा या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उत्तल दर्पण वाला में क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरण अनंत से आ रही थी, जब प्रकाश की किरण अनंत से आ रही थी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये जाकर कहीं मिली नहीं। देखिए दर्पण यहाँ पे है, ऐसे गया, दर्पण से परावर्तन के बाद ये एक इधर चला गया और एक दर्पण से परावर्तन के बाद एक इधर चला गया। अब बताइए एक किरण इधर जा रहा है और एक किरण इधर आ रहा है, ये दोनों कभी मिलेगा क्या? एक किरण दर्पण से परावर्तन के बाद इधर जा रहा है और एक किरण दर्पण से परावर्तन के बाद इधर आ रहा है, ये एक दूसरे से कभी मिलेगा क्या? नहीं। तो जब इस किरण को हमने क्या किया कि पीछे ऐसे 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 पीछे बढ़ाया
और इसको भी पीछे की तरफ जब बढ़ाया तो हमने पाया कि एक बिंदु से ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बिंदु से निकल करके और फैल रहा है। ऐसा लग रहा है ना, ऐसा ही ना लग रहा है कि इस बिंदु से क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण निकल करके इधर जा रही है और इस बिंदु से प्रकाश की किरण निकल करके इधर जा रही है। तो या तो हो सकती है कि एक बिंदु पर मिलती है, या जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, या किसी बिंदु से ऐसा लग रहा है जैसे फैल रहा है। इस बिंदु से क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस बिंदु को प्रतिबिंब कहेंगे। किसका प्रतिबिंब कहेंगे? जो अनंत पर वस्तु रखा होगा, जो वस्तु अनंत पर रखा होगा उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ फोकस पर बन रहा है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि किरण जो है एक दूसरे को काट रहा है, लेकिन यहाँ पे किरण काट नहीं रहा है, यहाँ फैल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फैल रहा है, वास्तव में फैल भी नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। प्रतीत होने का मतलब क्या होता है कि ऐसा लगना, कि यहाँ से निकल करके क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो अब हमको लग रहा है कि आपको प्रतिबिंब समझ में आ गया होगा। तो ये अवतल दर्पण का प्रतिबिंब है और ये उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। अब हम आगे आते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं और एक काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। एक वास्तविक और काल्पनिक, काल्पनिक को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो आइए हम इस दोनों प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। पिक्चर को हम ऐसे ही रहने देंगे ताकि हमको आसानी हो। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो हम वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब तो लिखेंगे किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। क्या लिखा हुआ है, फिर इसको गौर से पढ़ेंगे और डायग्राम की मदद से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का मतलब यहाँ पे है किरणों का मिलना। किरण जहाँ पे मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है।
तो यहाँ पे वास्तविक लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि किरण वास्तव में मिल रही होगी। अगर वास्तविक लिखा हुआ है इसका मतलब है कि किरण वास्तविक में मिल रही होगी। तो डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो देखिए परावर्तन हुआ और परावर्तन के बाद इस बिंदु पे तो मिल रही है। ये किरण इधर आ रही थी और ये किरण इधर जा रही थी और ये दोनों यहाँ पे मिल गई, तो इस बिंदु पे तो मिल रही है ना, तो उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, इधर जो वस्तु रखा होगा उस वस्तु का क्या कहेंगे, इस बिंदु को प्रतिबिंब कहेंगे। कैसा प्रतिबिंब कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे वास्तव में किरण क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। यानी अवतल दर्पण यहाँ पे कौन सा प्रतिबिंब बना रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। अब हम लोग जानेंगे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से, जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, फैलती हुई प्रतीत होती है, होती है, उस बिंदु को, उस बिंदु को, उस बिंदु वस्तु का, उस बिंदु वस्तु का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। हमने लिखा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु यानी अनंत से जा रही है, किसी बिंदु वस्तु यानी अनंत से जा रही है प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, तो हम लोग परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, किस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फैल रही है, इस बिंदु से ऐसा प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, महसूस हो रहा है कि यहाँ से फैल रही है। वास्तव में क्या यहाँ से फैल रही है, रियल में क्या यहाँ से फैल रही है, तो नहीं, रियल में नहीं फैल रही है। रियल में तो प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे आई और परावर्तन के बाद यहीं से चली गई, यहाँ से फैलती हुई कहाँ रियल में प्रतीत हो रही है। प्रकाश की किरण यहाँ आई और परावर्तन के बाद इधर आ गई, तो रियल में तो यहाँ से फैल नहीं रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ से फैल रही है, इसीलिए तो इसको काल्पनिक बोल रहे हैं। तो उस बिंदु को, इस बिंदु को, इस वाले बिंदु को, इस बिंदु वस्तु, उस बिंदु वस्तु का यानी अनंत से जो किरण आ रही है, जिस बिंदु से आ रही होगी, उस बिंदु वस्तु का क्या कहेंगे, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो आपको प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, ये तीनों बात अभी आपको समझ में आ गई होगी।
अब हम अपना अगला टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा, इस दोनों प्रतिबिंब में अंतर, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या करेंगे, अंतर को देख लेते हैं। तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, फिगर को रहने देंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो हमारा टॉपिक जो है वो है वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर, प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो ऐसे चिन्ह काट देते हैं, इधर यहीं से कर देते हैं। इधर लिख लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब का और इधर लिख लेंगे आभासी प्रतिबिंब का। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, 1 मिनट मैं इंक डाल लेता हूँ। तो पहला चीज हो जाएगा कि यह किरणों के वास्तविक मिलान से बनता है। यह किरणों के वास्तविक मिलान से बनता है। यह इसमें किरण वास्तविक रूप से नहीं मिलते। इसमें किरण तो वास्तविक प्रतिबिंब में तो किरण वास्तविक रूप से मिलते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में किरण वास्तविक रूप से नहीं मिलते। अगला इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसको क्या है कि पर्दे पे उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता।
पर्दे पे तो उतारा जा सकता है, लेकिन इसे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता। इसका क्या मतलब है कि पर्दे पे उतारा जा सकता है, पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है? तो पर्दे पे उतारने का मतलब है कि हम लोग पहले के समय में ना पर्दा वाला फिल्म चलता था, पर्दा लगा दिया जाता था, बहुत बड़ा होता था, उस पर चलता था ताकि बहुत सारे लोग देख सके एक साथ। अब ना छोटा छोटा मोबाइल हो गया है, एक आदमी के लिए एक मोबाइल, लेकिन पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले मोबाइल था ही नहीं, तो बड़ा सा पर्दा लगा होता था, तो पर्दा पर कैसे प्रतिबिंब बनता था? तो ऐसे प्रकाश की किरण आ रही है, अब जहाँ पे प्रतिबिंब बनना होता था वहाँ पे पर्दा लगा दिया जाता था। जैसे यहाँ प्रतिबिंब बनना है तो यहाँ पे पर्दा लगा दिए, तो जो भी किरण आएगी यहीं पे तो आके मिलेगी ना। तो यहाँ पे क्या होता था कि प्रतिबिंब बन जाता था और उस प्रतिबिंब को हम लोग देखते थे, वही तो हो जाता था पर्दा। पर्दा पे क्या होता है, इस प्रतिबिंब को उतारा जा सकता है, लेकिन इसे पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता। यहाँ वास्तविक रूप से कोई किरण आके मिल ही नहीं रहा है, तो इसे कैसे पर्दे पे उतारेंगे? तो इसको पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता, लेकिन इसको पर्दा पे उतारा जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। अब हम लोगों ने जान लिया कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। अब हम लोग समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हम लोग जो आईने में अपना शक्ल देखते हैं वो है समतल दर्पण का प्रतिबिंब। और समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हम अपने घरों में जो आईना यूज करते हैं वो समतल दर्पण ही होता है। और वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में जान लेते हैं, इसे इरेज करते हैं। इसे भी मिटा देते हैं, ठीक रहेगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, बने प्रतिबिंब की विशेषता समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। तो हम लोग सबसे पहले समतल दर्पण में एक प्रतिबिंब बना लेते हैं। ये हमारा समतल दर्पण है, इसे पेंट कर देते हैं ताकि ये रिफ्लेक्टेड हो जाए। अब एक वस्तु को यहाँ पे रखें, तो ये हमारा है वस्तु, इसको बोल रहे हैं वस्तु। ये हमारा समतल दर्पण है। ये हमारा हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। तो क्या हुआ कि ये जो वस्तु रखा हुआ है और ये हो गया प्रतिबिंब।
तो ये जो हमारा वस्तु रखा हुआ है, क्या हुआ कि इस वस्तु से प्रकाश की किरण ऐसे निकली और जा करके दर्पण से टकराई, और दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरण क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये तो पेंटेड है, कलर्ड है, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ से जब किरण ऐसे गई, टकराई और वापस गई, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो किरण, परावर्तित किरण है, वो कहाँ से आ रही है, तो वो यहाँ पीछे, यहाँ कहीं से आ रही है। तो यहाँ जिस बिंदु से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। चूंकि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और आभासी प्रतिबिंब में किरण वास्तविक रूप से मिलता नहीं है, क्या होता है कि मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से क्या हो रहा है, किरण आ रहा है, इस बिंदु से किरण आ रहा है। तो यहाँ से अगर किरण आ रही है तो क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब। ये हो गया वस्तु, ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। तो इस पर समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाया है, इसकी क्या विशेषता है, तो पहली विशेषता ये है कि प्रतिबिंब सीधा है। कैसा है, सीधा। तो लिखते हैं कि प्रतिबिंब इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा चीज, इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु दर्पण के जितना दूर होता है, वस्तु अगर दर्पण से जितना दूर होगा, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही अंदर हमें दिखेगा। लिखते हैं कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर होगा। देखिए क्या है कि ये दर्पण है, दर्पण से एकदम सटा करके हम इस वस्तु को रखे हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो भी दर्पण से क्या हुआ है, सटा हुआ है। अगर हम वस्तु को रखें दर्पण से सटा करके, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से सटा हुआ बन रहा है। इसका मतलब है कि दर्पण से जितनी दूर, अगर मान लीजिए कि इसको हम खसका करके दूर करते हैं, तो इसका प्रतिबिंब भी ऐसे दूरी बनाएगा। अगर इस वस्तु को हम खिसका करके ऐसे दूर करते हैं, तो जितना दूर वस्तु को करेंगे, प्रतिबिंब भी इधर उतना दूर चला जाएगा। तो यही बात हमने लिखा है कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगी, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनेगा। अब अगला है, इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगी, प्रतिबिंब उसके पीछे उतना ही दूरी पर होगा। प्रतिबिंब इसमें प्रतिबिंब पार्श्व विवर्तन, इसमें प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन है, विवर्तन नहीं। इसमें प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन दिखाता
है। इसमें प्रतिबिंब इसमें प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन दिखाता है। तो पार्श्व परिवर्तन का क्या मतलब है? पार्श्व परिवर्तन का मतलब है कि जब हम अपने सामने आईना को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, उसके अंदर बनता है, सीधा बनता है। जितना हम होते हैं, जितना वस्तु की हाइट होती है, प्रतिबिंब की हाइट भी उतना ही होती है। लेकिन एक चीज़ बदल जाता है कि हमारा जो लेफ्ट साइड होता है वो उसका राइट साइड हो जाता है। हमारा जो लेफ्ट है, अगर हम यहाँ ऐसे हैं तो हमारा लेफ्ट अभी किधर है, इधर। लेकिन जब प्रतिबिंब बनता है तो उसका लेफ्ट इधर हो जाता है। अभी हम हैं ऐसे हैं तो हमारा लेफ्ट किस साइड है, इस साइड है, इस साइड। लेकिन जैसे प्रतिबिंब ऐसे बनता है ना सामने, तो उसका लेफ्ट साइड किधर हो जाता है, इधर हो जाता है। तो इसी को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। इसमें प्रतिबिंब क्या होता है कि पार्श्व परिवर्तन दिखाता है, यानी प्रतिबिंब का दाहिना साइड वस्तु के बायां साइड होता है और वस्तु का बायां साइड प्रतिबिंब का दाहिना साइड होता है। तो इसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो ये था समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसको पढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है दर्पण। दर्पण यानी आईना। शीशा नहीं, शीशा और दर्पण में बहुत अंतर होता है। शीशा को आर पार हो सकता है, शीशा को प्रकाश क्या करता है कि आर पार कर सकता है, लेकिन दर्पण को आर पार नहीं कर सकता। इसीलिए तो इसका नाम स्पेशल दिया गया है दर्पण। तो लिखते हैं कि वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का नियमित रूप से अनुसरण करती है। दर्पण कहलाती है। तो लिखिए, वह चिकनी और चमकीली सतह, वो जो शीशा लेके आते हैं कितना चमकता है और कितना चिकना होता है ना। तो लिखा हुआ वह चिकनी और चमकीली सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का नियमित रूप से अनुसरण करता है, यानी फॉलो करता है, तो उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन का जो भी नियम है उसको अगर फॉलो करता है और चिकना और चमकीला सतह होना चाहिए ताकि प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर सके, तो वो क्या हो जाएगा, दर्पण। अब दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण। पहला कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। दूसरा हमारा है गोलीय दर्पण। और तीसरा हमारा है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, और तीसरा हमारा है परवलयिक। परवलयिक दर्पण।
तो ये 3 प्रकार का हमारा दर्पण है। तो समतल दर्पण किसे कहेंगे? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। लिख देते हैं, वैसा दर्पण जिसका इस दोनों को मिटा देते हैं ताकि लिखने में बने। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। अब हम परवलयिक और गोलीय को मिटा देते हैं, समतल को लिखते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। ये हो गया हमारा समतल दर्पण। क्या है? किसका परावर्तक सतह जो एक प्लेन में है, एक समतल में है, इसीलिए हो गया समतल दर्पण। दूसरा हमारा था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे एक हमारा जो टर्म है समझने लायक, वो है खोखले गोले। तो खोखला गोला को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ले लेते फुटबॉल को और एक ले लेते कंचा, गोली को। गोली खेलते हैं ना, तो गोली जो है वो भी गोला है, लेकिन कैसा गोला है? सॉलिड गोला है, खोखला नहीं है, उसके अंदर मटेरियल भरा हो। लेकिन हमारा जो फुटबॉल है वो भी एक गोला है, लेकिन फुटबॉल जो है वो खोखला गोला है, उसके अंदर मटेरियल नहीं भरा हुआ है। जब फुटबॉल को काटेंगे तो उसमें का हवा निकल जाएगा, वो एक खोखला हो जाएगा। तो फुटबॉल क्या हो गया? खोखला गोला हो गया। लेकिन कंचा, गोली जो खेलते हैं गोली, वो क्या हो गया? सॉलिड गोला हो गया। तो गोलीय दर्पण कर रहा है कि वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता हो। यहाँ पे हम उसका पिक्चर बना देते हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा। मैंने एक गोला बनाया है ऐसे, ABC एक गोला बना दिया हमने। अब क्या है कि इस गोले से क्या लिखा हुआ है कि वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता हो। पूरा खोखला गोला नहीं, खोखला गोला का एक भाग। तो क्या करते हैं कि यहाँ से हम इस खोखले गोले को ऐसे काट देते हैं और काट के इस वाले पार्ट को हटा लेते हैं। तो इस वाले पार्ट को क्या करेंगे? अगर हम बाहर से ऐसे रजित कर दिए, यानी कलर्ड कर दिए, पेंट कर दिए, तो ये जो बनेगा एक ऐसा दर्पण। अगर मान लेते हैं कि इसको काट करके यहाँ से हटा लिया, हम ऐसे यहाँ से काट करके इसको हटा लिए, तो ये हमारा बन जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यानी अवतल दर्पण जो है वो गोलीय दर्पण ही है। अवतल दर्पण कैसा दर्पण है? गोलीय दर्पण। मैंने पीछे अवतल दर्पण का पिक्चर बनाया था और बताया था कि जिसका परावर्तक सतह क्या हो? इधर से तो रंग दिए, इधर से तो रंग दिए, तो इसका परावर्तक सतह इधर से होगा। इधर प्रकाश आकर के पड़ेगा, रिफ्लेक्ट होगा, पड़ेगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो परावर्तक सतह इधर होगा।
तो जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो, तो ये परावर्तक सतह धंसा हुआ नजर आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। लेकिन जिसका परावर्तक सतह ABC, लेकिन जिसका, अब इसको क्या करते हैं, फिर से यहाँ से काट लेते हैं, काट लिए और इसको भीतर से पेंट कर देते हैं। इसको काट लिए, अब इसको क्या किए कि भीतर से पेंट कर दिए, तो इसका जो परावर्तक सतह अब तो उभर गया ना, उभरा हुआ, इधर से पेंट कर दिए तो इधर से उभरा हुआ इसका परावर्तक सतह हो जाएगा। तो इसका परावर्तक सतह उभरा है तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हो रहे हैं। गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के हो रहे हैं, दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो। ये खोखला गोला बनाया हमने और खोखला गोला को काट करके एक हिस्सा बाहर निकाल लिया तो उससे बना अवतल दर्पण। खोखला गोला बनाया, उससे एक हिस्सा काट करके बाहर कर लिया इस वाले हिस्से को, तो बना उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है कि खोखले गोले का ही एक पार्ट है। तो गोलीय दर्पण हमने गोले जान लिया। अब हमारा जो है परवलयिक दर्पण है अगला, उसको भी जान लेते हैं। तीसरा है परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण ऐसा दर्पण जो दर्पण पूर्ण रूप से गोला का हिस्सा ना हो, यानी ये गोला का हिस्सा नहीं होगा। ये कैसा होगा, लगेगा ऐसा ही कि गोला का हिस्सा है लेकिन गोला का हिस्सा नहीं है। तो ये अगर इसको हम ऐसे कलर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, परवलयिक दर्पण। ये गोला का हिस्सा नहीं है, ये पैराबोला है। तो ये हो गया हमारा परवलयिक दर्पण। तो आज के लिए इतना ही। हमने बहुत कुछ सीखा इस लेक्चर में, इस वीडियो में, कि प्रतिबिंब क्या है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब को कैसे पहचानेंगे, कितने प्रकार के प्रतिबिंब होता है। फिर हम लोगों ने दर्पण के बारे में जाना कि दर्पण क्या है और दर्पण के कितने प्रकार हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने अच्छी तरीके से देखा हो। और इस वीडियो के बाद आप क्या हो कि जो भी हो, ओके, धन्यवाद।